20 मई 2025 को एक विवाहित कपल सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी हनीमून के लिए मेघालय रवाना हुए। मेघालय पहुंचकर दोनों खूब एंजॉय करते हैं। यहाँ राजा एक स्कूटी किराए पर लेता है और उसी पर दोनों घूमते हुए शिलांग की खूबसूरत वादियों का आनंद उठाते हैं। लेकिन 2 दिन बाद यानी 23 मई को परिवार वालों का संपर्क दोनों से टूट जाता है। दोनों का ही मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। देखते ही देखते जब 48 घंटे बीत जाते हैं और जब दोनों से कोई संपर्क नहीं हो पाता है, तब सोनम और राजा के भाई बिना देरी किए शिलांग की तरफ रवाना होते हैं। शिलांग पहुंचते ही वे सबसे पहले दोनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। शिलांग पुलिस सर्च ऑपरेशन चलाती है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी था। स्पेशल गार्ड, डॉग स्क्वाड और ड्रोन की मदद से गहन छानबीन की जा रही थी। समय बीतता जा रहा था। कोई मजबूत सुराग हाथ नहीं लग रहा था। हर कोई यही दुआ कर रहा था कि दोनों सही सलामत मिल जाए। लेकिन 2 जून को एक बेहद दर्दनाक खबर निकलकर सामने आती है, यानी कि लापता होने के लगभग 10 दिन बाद जहां स्कूटी मिली थी, वहां से 25 किलोमीटर दूर गहरी खाई में गिरी हुई एक डेड बॉडी मिलती है। बॉडी काफी हद तक सड़ चुकी थी, जिसे पहचान पाना नामुमकिन था, लेकिन हाथ में बने टैटू की मदद से पहचान कर ली जाती है। यह बॉडी राजा रघुवंशी की थी। पूरे घर में मातम छा गया। घर में रोने पीटने का माहौल बन गया। जिसने भी यह मंजर देखा वह दहल गया। जिसने भी यह खबर सुनी हर कोई भावुक हो उठा। लेकिन यह केस और भी ज्यादा उलझने वाला था, क्योंकि राजा की बॉडी से कीमती डायमंड ब्रेसलेट, सोने की चैन और अंगूठी लापता थी। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि राजा की मौत गहरे घाव की वजह से हुई है, मानो उस पर धारदार हथियार से हमला किया गया हो। यह केस अब और भी बड़ा रूप ले चुका था। सोनम अभी भी लापता थी। देश भर के लोग शिलांग पुलिस पर सवाल खड़े करने लगे थे। इसके 7 दिन बाद यानी 8 जून को बड़े ही रहस्यमय तरीके से सोनम यूपी के गाजीपुर में एक हाईवे किनारे स्थित ढाबे पर पहुंचती है। उसी रात के करीब 1:30 बजे रहे थे। यहीं पर ढाबा मालिक साहिल यादव के मोबाइल से सोनम अपने भाई गोविंद को कॉल करती है। पहले तो गोविंद को यानी यकीन ही नहीं हुआ कि कौन बोल रहा है। फिर गोविंद उसी नंबर पर वीडियो कॉल करता है और वीडियो कॉल पर वह अपनी बहन सोनम को देखकर हक्का बक्का रह जाता है कि वह इतने दिन से अभी तक कहाँ थी, जिसके लिए पूरा घर परेशान है, जिसकी छानबीन अभी तक पुलिस कर रही है। सोनम ज्यादा कुछ बोलने की स्थिति में तो नहीं लग रही थी। इसीलिए गोविंद ढाबा मैनेजर संजय से कहता है कि यह वही शिलांग वाली सोनम है जिसके बारे में सोशल मीडिया पर न्यूज दिखाई जा रही है। आप इसे यहीं पर रोक कर रखिएगा। इसके बाद गोविंद संजय से उस जगह की सारी लोकेशन की जानकारी लेकर वहां नजदीकी थाने पर इस बात की सूचना दे देता है, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस आधे घंटे में ढाबे पर पहुंचती है। कुछ ही देर में पुलिस उसे अरेस्ट करके थाने लेकर जाती है। यूपी पुलिस इसकी सूचना इंदौर पुलिस को देती है। इंदौर पुलिस सोनम को लेकर इंदौर पहुंचती है, जहां से मेघालय पुलिस पूछताछ के लिए उसे मेघालय लेकर जाती है। इसके बाद सोनम के निशानदेही कॉल पर सीडीआर से 4 नाम और निकल कर आते हैं। पुलिस उन्हें भी गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद जब पुलिस अपने तरीके से इन लोगों से पूछताछ शुरू करती है तो एक भयानक सच सामने निकल कर आता है, जिसमें सोनम इस पूरे मामले की एक ऐसी खौफनाक हकीकत बयां करती है जिसे सुनकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। घटना स्थल से मिले सबूत और सोनम के कबूलनामे और 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद जब पूरा सच जनता के सामने आया तो पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक लोग राजा रघुवंशी की निर्मम हत्या को लेकर न्याय की मांग करने लगे।
लोगों को साफ कहना था कि यह कोई आम क्राइम नहीं था, यह प्लान करके की गई दर्दनाक हत्या थी। अब यह सारा मामला क्या है? सोनम ने ऐसा क्यों किया? कौन कौन लोग इस हत्याकांड में शामिल थे? इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड कौन है और कैसे इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया? इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए चलिए इस पूरी साजिश को दर बेदर समझते हैं और चलते हैं आज से 1 साल पीछे। मार्च 2024 इंदौर का एक परिवार जिसमें 24 वर्षीय सोनम अपने परिवार के साथ रहती थी, जिसमें उसके पिता, माता और बड़ा भाई गोविंद शामिल है। इंदौर में सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी की प्लाईवुड की कंपनी है। वहाँ बड़े पैमाने पर प्लाईवुड का निर्माण होता है। इसके साथ ही गुजरात में भी परिवार का एक बिजनेस है, वहाँ भी प्लाईवुड की कंपनी है। गुजरात वाली कंपनी का काम सोनम रघुवंशी का भाई गोविंद इस काम को देखता था। सोनम रघुवंशी अपनी MBA की पढ़ाई पूरी कर अपने पिता के इंदौर वाली कंपनी में HR का काम संभालती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात बिहार में रहने वाले 20 वर्षीय राज कुशवाहा से होती है। राज कुशवाहा इस कंपनी में 14-15 हजार की सैलरी पर काम करने वाला एक छोटा सा कर्मचारी होता है। यह वहाँ अकाउंट और ट्रांजैक्शन का काम देखता था। इसकी ड्यूटी गोडाउन में थी। गोडाउन में इतना माल कितना कहाँ गया और कितना आया या गया, इस सब की जानकारी रखता था। यहीं पर सोनम और राज कुशवाहा की बातचीत शुरू होती है। बातचीत का यह सिलसिला कब प्यार और मोहब्बत में बदल गया पता ही नहीं चला। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहने लगे। समय के साथ साथ इनका प्यार इतना गहरा गया कि दोनों शादी करने का मन बना लेते हैं, जीने मरने की कसम खा लेते हैं। लेकिन एक दिक्कत थी। सोनम जानती थी कि घर वाले राज कुशवाहा के साथ मेरी शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगे, क्योंकि एक छोटा सा कर्मचारी ऊपर से अलग कास्ट का। आगे चलकर बयान में सोनम रघुवंशी ने इसका कारण यह भी बताया कि मेरे पिता हार्ट अटैक के मरीज थे और घरवाले चाहते थे कि मेरी शादी समाज के हिसाब से हो, इसीलिए मैं पिता के सामने राज कुशवाहा से शादी करने का पक्ष रखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। अगर मैं ऐसा करती तो एक तरफ पिता का गहरा सदमा लगता, जिसको उसकी जान को खतरा था, और दूसरी तरफ मेरी राज के साथ शादी कभी ना हो पाती, और ऐसा मैं हरगिज नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि मेरी राज कुशवाहा से शादी सबकी रजामंदी से हो। तभी तारीख आती है 1 अक्टूबर 2024। रामनवमी के पावन अवसर पर रघुवंशी समाज द्वारा एक भव्य भंडारे का आयोजन किया जाता है। यह दिन न केवल धार्मिक उत्सव का प्रतीक बल्कि समाज में विवाह योग्य जवान लड़के लड़कियों के नाम पारंपरिक विवाह रजिस्टर में दर्ज करने की एक विशेष परंपरा थी। उसी दिन राजा रघुवंशी का नाम और फोटो तथा तमाम डिटेल रघुवंशी समाज के विवाह रजिस्टर में अंकित कर दिया जाता है। सोनम के पिता व भाई ने जब उस रजिस्टर में राजा की जानकारी पढ़ी तो उन्हें वो लड़का बहुत पसंद आया। एक तो राजा बिजनेसमैन बैकग्राउंड से था, दूसरा वह इंदौर का ही रहने वाला था, दिखने में भी अच्छा था। अब जरूरत थी परिवार को भी अच्छे से जान समझ लिया जाए। इधर सोनम से यह बात बताई गई तो और लड़कों की फोटो दिखाई गई तो सोनम उस समय तो कुछ नहीं बोलती है। अगले दिन सोनम और राज कुशवाहा मिलते हैं और सोनम अपने रिश्ते की बात राज से बता देती है। अब यहीं से राज और सोनम से कहता है कि तुम शादी के लिए मना तो नहीं कर पाओगी, तो मेरे पास एक आइडिया है, तुम शादी के लिए हाँ कर दो। फिर उसके बाद राजा से ऐसे बिहेव करना कि वह खुद ही इस रिश्ते से मना कर दे। उधर सोनम के परिवार ने राजा के घर संपर्क किया। दोनों पक्षों की पहली मुलाकात हुई। लड़का लड़की आपस में मिले, बातों का सिलसिला चालू हुआ और फिर रिश्ता तय हो गया।
एंगेजमेंट के बाद राजा को सोनम का रवैया कुछ अजीब लगा, जिसका जिक्र उसने अपनी माँ से भी किया और कहा कि माँ, सोनम मुझ में दिलचस्पी नहीं ले रही है। राजा चाहता था कि सोनम उसके साथ एक फिल्म देखने चले, लेकिन सोनम ने इनकार कर दिया। अब जब भी सोनम को फोन करता तो वह कॉल नहीं उठाती या फिर बहाना बना देती। राजा की माँ ने जब इस व्यवहार के बारे में सोनम से पूछताछ की तो उसने सीधा जवाब दिया कि मैं ऑफिस के काम में व्यस्त रहती हूँ, इसीलिए बात नहीं कर पाती। राजा का परिवार उस वक्त संतुष्ट हो गया, यह सोचकर कि शायद यह सामान्य स्थिति है। अब सोनम का प्लान फेल हो चुका था। 10 मई को दोनों की शादी पूरी रीति रिवाजों के साथ कर दी जाती है। दोनों परिवारों में खुशी की लहर थी। हर कोई शादी के पल एंजॉय कर रहा था, लेकिन हर कोई इस बात से अनजान था कि इन तमाम खुशियों के पीछे एक मातम भी दबे पांव घर में कदम रख चुका है। परंपरा के अनुसार शादी के 2-3 दिन बाद सोनम मायके चली जाती है। वहां सोनम राज कुशवाहा के साथ मिलकर अब एक ऐसा प्लान तैयार करती है जो राजा रघुवंशी की जिंदगी व परिवार की खुशियों को ग्रहण लगाने वाला था। दोनों ने मिलकर राजा को रास्ते से हटाने का प्लान तैयार किया। प्लान में था कि जब सोनम विधवा हो जाएगी तो कुछ महीने बाद घर वाले तुम्हारी शादी करवाने के लिए एक नया रिश्ता खोजेंगे। उन्हें रिश्ता जल्दी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि एक विधवा से शादी कौन करेगा। तो ऐसे में मैं तुमसे शादी करने का पक्ष घर वालों के सामने रखूंगा। तुम्हारी खुशी को देखते हुए घर वाले भी इस रिश्ते को मान जाएंगे और हमारी शादी हो जाएगी और हम हमेशा के लिए एक दूजे के हो जाएंगे। लेकिन राजा को कैसे मारा जाए, दोनों इस बात पर विचार करने लगे। उन्होंने मूवीज भी देखी, जिसमें से बॉलीवुड मूवी हमराज से इंस्पायर होकर दोनों ने एक ऐसा मर्डर प्लान तैयार करते हैं जो दुनिया की नजरों में सिर्फ एक हादसा लगे। प्लान यह था कि सोनम राजा को हनीमून के लिए एक ऐसी पहाड़ी पर ले जाएगी जहां किसी सेल्फी पॉइंट के पास वह मौका देखकर उसे धक्का दे देगी और वह जगह ऐसी होगी उसके गिरने पर उसके बचने का चांस ही ना के बराबर हो और लोगों को यह एक एक्सीडेंटल केस लगेगा। लेकिन वो जगह कौन सी होगी जो सुनसान हो और वहां कोई ना हो। तभी सोनम के दिमाग में मेघालय जैसी जगह का नाम आता है, क्योंकि उसने यह काफी सुना था कि वहां घूमने गए लोगों में एक बार एक कपल लापता हो गया था। आज तक उसकी खबर नहीं आई। तब सोनम ने मेघालय जाने का फैसला लिया। तभी राज ने सोनम को यह कहकर सावधान कर दिया कि राजा को किसी भी हाल में अपने साथ संबंध नहीं बनाने देना है। तुम्हें उसी संबंध बनाने से बचना होगा। यह कहकर टाल देना कि पहले हम कुछ दिनों के लिए एक हनीमून ट्रिप पर चलेंगे, वहां से आने के बाद ही हम बेबी प्लान करेंगे, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी हुई तो सारा प्लान खराब हो जाएगा। इस तरह सोनम सब कुछ समझ चुकी थी और दोनों का प्लान तैयार हो चुका था। लेकिन अगर बाय चांस सोनम को ऐसा करने का मौका ना मिले तो वो ना कर पाई, तो उसके लिए प्लान बी भी तैयार किया गया, जिससे अंजाम देने के लिए राज ने अपने 3 दोस्तों विशाल चौहान, आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी को इस मर्डर प्लान में शामिल किया। राज ने अपने 3 दोस्तों से मिलकर उन्हें पैसे का लालच देते हुए सारा प्लान समझा दिया। राज अपने 3 दोस्तों को मेघालय तक पहुंचाने के लिए बस, ट्रेन, टैक्सी के किराए से लेकर खाने पीने, होटल के स्टे करने तक के सारे खर्चे उन्हें दे देता है और साथ में इन तीनों को 15-15 हजार यानी कुल 45,000 रुपए एडवांस देता है, यह बोलकर कि बाकी के पैसे काम होने के बाद सोनम वहीं पर दे देगी। यह पैसे भी सोनम ने ही राज को दिए थे। उधर पहचान के लिए राज उन तीनों का सोनम और राजा को फोटो सेंड कर देता है।
साथ में सोनम को भी उन तीनों की फोटो सेंड करता है। इसके अलावा सोनम भी इन तीनों का मोबाइल नंबर अपने पास सेव कर लेती है और वह तीनों भी सोनम का मोबाइल नंबर अपने पास सेव कर लेते हैं। राज कुशवाहा इंदौर में ही रहकर सब कुछ हैंडल करने वाला था, इसलिए वह साथ नहीं जाता है। प्लान के अनुसार सोनम के मेघालय पहुंचने से पहले ही राज के ये तीनों दोस्त बस व ट्रेन के माध्यम से पहले ही मेघालय पहुंच जाते हैं। उधर शादी के बाद राजा रघुवंशी कश्मीर की वादियों में हनीमून मनाने के इच्छुक थे, लेकिन हाल ही में पहलगांव में हुए हादसे के कारण यह यात्रा टालनी पड़ी। इसी दौरान सोनम ने अचानक बिना किसी से डिस्कस किए सरप्राइजिंगली मेघालय की टिकट बुक कर ली और यह बात उसने राजा को भी बताई। यह सुनकर राजा चौंक जाता है, सरप्राइज हो जाता है। सोनम उसे मेघालय चलने के लिए मनाती है, रिक्वेस्ट करती है। नई शादी थी, वाइफ को नाराज कैसे कर सकता था। राजा मान जाता है। मेघालय ट्रिप पर जाने की बात वह अपनी माँ से भी बताता है। माँ का मन मान तो नहीं रहा था, पर परिस्थिति को देखते और समझते हुए दुखी मन से उन्हें इजाजत दे देती है। अगले दिन जब दोनों यात्रा पर निकलने से पहले राजा की माँ से मिलने गए तो एक और अजीब बात हुई। माँ ने देखा कि सोनम शादी वाले सारे कीमती गहनों से लदी हुई थी। यह देखकर सास ने तुरंत टोका, बेटी तुम इतनी दूर जा रही हो, अनजान शहर है, इतने सारे गहने वहाँ पर पहनकर जाना ठीक नहीं है। कहीं किसी की बुरी नजर पड़ गई तो बहुत नुकसान हो सकता है। सोनम ने मुस्कुराते हुए कहा कि मम्मी मैं सब कुछ संभाल लूंगी, आप चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। राजा ने भी उसी दिन सोने की चैन, डायमंड ब्रेसलेट और सोने की 2 अंगूठियां पहन रखी थी। इस पर माँ ने बेटे को भी टोका, बेटा तुमने भी यह सब पहन लिया। राजा ने कहा, माँ मैंने तो मना किया था, पर वह जिद कर रही थी कि पहन लो, तुम पर अच्छा लग रहा है। इधर बहू की खुशी के लिए माँ ने बात को आगे नहीं बढ़ाया। 20 मई को दोनों अपने लगेज बैग लेकर मेघालय के लिए रवाना हुए। सबसे पहले वह माँ कामाख्या के दर्शन के लिए गुवाहाटी एयरपोर्ट पर उतरते हैं। वहां से आगे का सफर बस वो टैक्सी के द्वारा तय करते हैं। हुए माँ कामाख्या के मंदिर पहुंचते हैं। 21 तारीख तक असम में घूमने फिरने के बाद देर रात ये दोनों शिलांग की मावलखियार गांव में स्थित सिप्रा होम स्टे में ठहरते हैं। शिलांग में कई जगह ऐसी कंपनी मौजूद है जो वहां घूमने आए टूरिस्ट को स्कूटी किराए पर देते हैं। 22 मई को ये दोनों शिलांग में एक एक्टिवा स्कूटी रेंट पर लेते हैं और एक लोकल गार्ड के साथ घूमने निकल जाते हैं। वहीं राज के 3 दोस्त भी 2 स्कूटी किराए पर लेते हैं। सोनम लगातार अपनी लोकेशन उनसे शेयर कर रही थी, उनसे बात कर रही थी, लगातार उन तीनों के कांटेक्ट में थी और राज कुशवाहा के कांटेक्ट में बनी हुई थी। वह हर पल की खबर, जानकारी उनको दे रही थी। अब यहीं पर ऊंची पहाड़ियों के पास सोनम अपने प्लान को अंजाम देने वाली थी। सोनम राजा के साथ सेल्फी लेने के लिए एक ऊंची पहाड़ी पर चली जाती है, लेकिन उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। वह डर जाती है कि अगर राजा बच गया तो मेरी कहानी खत्म हो जाएगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए वह यह प्लान ड्रॉप कर देती है। इस बीच राजा और सोनम लगातार अपने घर वालों के कांटेक्ट में थे। राजा की अपने भाई और माँ से बात होती रहती थी। साथ में दोनों अपनी सेल्फी भी परिवार वालों को सेंड कर रहे थे। सोनम लगातार राज और उन तीनों दोस्तों के कांटेक्ट में थी। जब पता चला कि प्लान ए ड्रॉप हो चुका है, तब प्लान बी को अंजाम देने के लिए लाया जाता है, जिसके लिए तीनों सुपारी किलर पहले से ही धारदार हथियार खरीद कर रखे थे। प्लान बी को अंजाम देने के लिए तीनों को पहले राजा के करीब आना था, ताकि उससे मेलजोल बढ़ा सके, उससे दोस्ती कर सके, उसका विश्वास जीत सके। ऐसा हुआ भी।
तीनों राजा से बातचीत शुरू करते हैं, लेकिन ऐसे अनजान बनकर मानो वो सोनम को जानते ही नहीं। दोनों राजा के साथ अच्छे से घुल मिल जाते हैं। इस बात को उनके साथ आया गाइड भी नोट करता है कि वो लोग राजा से हिंदी में बात कर रहे थे, यानी यह लोग यहाँ के लोकल तो नहीं हैं, बाहर के हैं। आपको बता दें कि ये तीनों कोई प्रोफेशनल किलर नहीं थे, पर दोस्ती व पैसों के लालच ने इन्हें अंधा कर दिया था। रात को जब राजा सो रहा था गहरी नींद में, तब सोनम, राजकुशवाहा वे तीनों किलर आपस में मोबाइल पर बात करते हैं। बात करके प्लान बी को अंजाम देने का चक्रव्यूह तैयार करते हैं। अगले दिन यानी 23 मई की सुबह 5:30 बजे का प्लान के अनुसार राजा और सोनम अपने होटल से चेकआउट कर लेते हैं। वे लोग अपने लगेज को स्कूटी पर कैरी करके घूम नहीं सकते थे, इसीलिए उसने पास जितना भी कीमती सामान था उसे एक छोटे से बैग में डालते हैं और बाकी का सामान लगेज उसी होटल के रिसेप्शन में छोड़ देते हैं। राजा और सोनम 23 मई को मेघालय की वादियों में घूमते हुए उसरा हिल्स की ओर निकल पड़े। इस बार गाइड उनके साथ नहीं था, पर गाइड ने एक जगह उन तीनों लड़कों को सोनम व राजा के साथ देखा था। यह सफर उनके लिए एक रोमांचक यात्रा की तरह शुरू हुआ, लेकिन किसी को क्या पता था कि यह यात्रा एक दर्दनाक मोड़ लेने वाली है। दोपहर लगभग 1 बजे से 1:30 बजे के बीच सासू माँ ने सोनम को कॉल किया। कॉल रिकॉर्डिंग के अनुसार सोनम कहती है कि हम अभी ऊपर पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं। ऊपर चढ़कर फोन लगाते हैं। इस बातचीत से यह स्पष्ट होता है कि राजा और सोनम उसी स्थान की चढ़ाई पूरी कर चुके थे। यह कॉल दोनों की ओर से अंतिम संपर्क साबित हुआ। इसके बाद यह सभी एक साथ एक सुनसान जगह पर पहुंचते हैं, जहां राजा पेशाब के लिए कुछ दूरी पर एकांत में जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर ये तीनों सुपारी किलर पीछे से राजा पर हमला कर देते हैं। धारदार हथियारों से राजा के सिर पर लगातार कई बार किए गए। राजा को संभलने तक का मौका नहीं मिला और कुछ ही देर में तड़फ तड़फ कर राजा ने अपने प्राण त्याग दिए। सब कुछ सोनम दूर खड़े देख रही थी, मानो उसकी अंदर की इंसानियत मर चुकी हो। यह कोई साधारण हत्याकांड नहीं था, यह प्रेम के मुखेटे में छिपी एक विकृत साजिश थी। प्यार, विश्वास और विवाह जैसे पवित्र रिश्ते को विश्वासघात और हत्या के बदल दिया गया था, जिसके बाद सोनम अब इस हत्याकांड को एक एक्सीडेंटल रूप देने के लिए राजा की बॉडी को वहां से गहरी खाई में फिकवा देती है, यह सोचकर कि कुछ दिनों में बॉडी डिकम्पोज होकर खत्म हो जाएगी। उस लड़की में किस लेवल का घटियापन मौजूद था। इसके बाद वह तीनों सुपारी किलर एक साथ इंदौर के लिए रवाना होती है। उधर 23 तारीख को शाम 5 बजे राजा के बड़े भाई विपिन ने जब सोनम को कॉल किया तो फोन तो बजा, पर किसी ने उठाया नहीं। राजा को मोबाइल पहले से ही स्विच ऑफ था। 24 मई को सोनम का मोबाइल भी अचानक बंद हो गया। यहाँ परिवार को तो बस यही लग रहा था कि वो लोग पता नहीं कहाँ खो गए, लेकिन उनको क्या पता था कि उनके बेटे के साथ बहुत ही अनहोनी हो चुकी है। अब परिवारजनों को यह आशंका पक्की हो गई थी कि जरूर कोई गंभीर अनहोनी घटी है। विपिन ने गोविंद से संपर्क किया और बताया कि दोनों की कॉल नहीं लग रही है और न ही उधर से कोई कॉल आई है। तब दोनों ने सबसे पहले इंदौर पुलिस को इस बात की सूचना देते हुए कहा कि आप शिलांग पुलिस को इस बात की सूचना दें ताकि वह उनकी शिनाख्त कर सके, लेकिन पुलिस ने उन्हें समझाया कि पुलिस इस तरह कोई कार्रवाई नहीं करेगी। बेहतर होगा कि आप शिलांग जाकर वहां गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराएं। सोनम बुर्का पहने हुए होती है ताकि कोई पहचान न सके। इंदौर पहुंचने से पहले वह अपना फोन स्विच ऑफ कर लेती है।
ताकि उसकी लोकेशन ट्रैक न हो सके। बिहार से होते हुए सोनम 26 मई को इंदौर पहुंचती है। इंदौर पहुंचकर सोनम एक गेस्ट हाउस में स्टे करती है। यहीं पर वह राज से भी मुलाकात करती है, पर यहीं पर राज उसे यह बोलकर तुरंत वहां से यूपी के गाजीपुर भेज देता है कि अगर तुम यहाँ रहोगी तो लोग तुम्हें पहचान लेंगे, सारा भेद खुल जाएगा। यहाँ तुम ज्यादा समय तक अपनी पहचान छुपाकर नहीं रह सकती। इसके बाद सोनम गाजीपुर चली जाती है, वहां किराए पर छुपकर रहती है। अब तक राजा और सोनम का परिवार से संपर्क किए 2 दिन से अधिक बीत चुका था। वहीं पूरा नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र मूसलाधार बारिश की चपेट में था। बाढ़, भूस्खलन और रेड अलर्ट की स्थिति में एक एक पल कीमती था। यदि समय रहते खोज नहीं होती तो दोनों का पता लगाना मुश्किल हो सकता था। इधर गोविंद और विपिन दोनों बिना देरी किए एक साथ 24 मई की रात शिलांग की तरफ रवाना हुए। शिलांग पहुंचते ही दोनों ने सोहना पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। विपिन ने तुरंत ईस्ट खासी हिल्स पुलिस को सूचना दी, पर मौसम की खराबी के चलते पुलिस की ओर से तत्काल कोई प्रभाव कार्रवाई नहीं हो पाई। ऐसे में राजा के परिजनों ने खुद ही सर्च ऑपरेशन शुरू किया। उन लोगों ने इंदौर पुलिस कमिश्नर से मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद इंदौर पुलिस शिलांग पुलिस से संपर्क साधती हुई इस बात की जानकारी देती है कि सौभाग्य से राजा और सोनम ने अपने ट्रिप के दौरान कई फोटो और वीडियोज घर वालों को भेजे थे। इन्हीं में से एक तस्वीर के बैकग्राउंड में यह पोस्टर दिखाई दिया, जिसमें उन्हें उस स्कूटी रेंटल शॉप का पता चल गया था जहां से राजा ने स्कूटी किराए पर ली थी। जब परिवार पुलिस के साथ उस रेंटल शॉप पर पहुंचे तो दुकानदार ने बताया कि उस स्कूटी में GPS ट्रैकर लगा है। उसी ट्रैकर की मदद से स्कूटी की आखिरी लोकेशन ट्रैक कर ली जाती है। टीम जब उस स्थान पर पहुंची तो देखा कि स्कूटी एकदम सही तरीके से पार्क की गई थी और हैरानी की बात यह है कि चाबी अभी भी स्कूटी में लगी थी, लेकिन वहां से हेलमेट गायब था, जो घटना को और भी रहस्यमय बना देता है। अभी तक पुलिस इस मामले को बेहद हल्के में ले रही थी, लेकिन जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और सांसदों ने इस मामले में रुचि ली, तब जाकर सर्च ऑपरेशन में गति आई। भारी बारिश वे लैंड स्लाइड ने रेस्क्यू ऑपरेशन को लगभग नामुमकिन बनाकर रखा था, लेकिन उसी समय उम्मीद की एक किरण जागी। स्थानीय लोगों ने उन्हें राजा और सोनम की हालत के बारे में सुना तो खुद आगे आए और खोजबीन में शामिल हो गए। करीब 50 रेस्क्यू टीम बनाई जाती है, जिसमें लोकल पुलिस, SDRF, NDRF और NGO के लोग मिलकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। यहाँ के लोग ही नहीं पहुंच पा रहे थे, वहां ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। तभी तारीख आती है 2 जून यानी कि लापता होने के 10 दिन बाद। जहां स्कूटी मिली थी वहीं से 25 किलोमीटर दूर एक बॉडी मिलती है, जो काफी बुरी हालत में थी। यह बॉडी एक गहरी खाई में पड़ी थी। हाथ में एक टैटू बना हुआ था और उसमें राजा लिखा हुआ था। जब पुलिस वाले विपिन को यह बॉडी दिखाते हैं तो विपिन उस बॉडी को पहचान लेता है। यह बॉडी राजा की ही है, यानी अब सबका जो डर था वो सच हो जाता है। हर तरफ हाहाकार मच जाता है। घर का माहौल मातम में छा जाता है। माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती है, बल्कि अब यह केस और भी उलझ चुका था। राजा के परिवार वालों ने बताया कि जब वह घर से निकले थे तो उनके गले में सोने की चेन थी, हाथ में 2 वेडिंग रिंग्स थी और एक डायमंड ब्रेसलेट भी पहना हुआ था, जिसकी कीमत करीब 1 लाख रुपए थी। लेकिन पुलिस को अब तक जो चीजें मिली थी उसमें से सफेद रंग की महिला की शर्ट, वीवो का टूटा हुआ मोबाइल और राजा की स्मार्ट वॉच शामिल थे। लेकिन सोने की चैन, दोनों रिंग्स और ब्रेसलेट गायब हैं और वहीं दूसरी तरफ सोनम अभी भी लापता थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने से पुलिस की आंखें खोल दी।
जिसमें यह स्पष्ट लिखा था कि राजा की हत्या बेरहमी से की गई थी। उसे मारने के लिए जो हथियार प्रयोग किए थे वो बिल्कुल नया था, मानो खास इसी कार्य के लिए खरीदा गया हो। लेकिन राजा का शव वहां से करीब 25 किलोमीटर दूर एक खाई में मिला। यह केवल एक तब संभव था जब राजा को मारकर हत्यारे ने शव दूर ले जाकर फेंका हो, फिर वहां से वापस आकर स्कूटी को जानबूझकर सावधानी से पार्क किया है ताकि पुलिस को भ्रमित कर सके। मामला दुर्घटना जैसा प्रतीत हो। पुलिस जो शुरू में इस केस को केवल लूटपाट का मामला मान रही थी, अब सच्चाई के करीब पहुंचने वाली थी। राजा की हत्या की खबर जब मीडिया के माध्यम से सामने आई तो जनता में आक्रोश की लहर दौड़ गई। लोग सड़कों पर उतर आए, विरोध प्रदर्शन करने लगे और भारी दबाव के चलते प्रशासन ने SIT विशेष जांच दल का गठन किया। लेकिन कहानी ने एक नया मोड़ तब लिया जब स्थानीय गार्ड अल्बर्ट पीडी ने पुलिस को चौंकाने वाला बयान दिया गया। उसमें बताया कि 23 मई को उसने राजा और सोनम को 3 अजनबी युवकों के साथ फॉल्स की तरफ जाते हुए देखा था और विशेष बात यह थी कि ये तीनों युवक हिंदी में बात कर रहे थे, यानी वे यहाँ के लोकल लोग नहीं थे। पुलिस ने तुरंत CCTV फोटोज खंगालने शुरू किए। वीडियो में स्पष्ट देखा गया कि राजा, सोनम और 3 संदिग्ध लोग साथ में घूमते नजर आ रहे हैं। शिलांग पुलिस ने सोनम के मोबाइल कॉल डिटेल यानी रिकॉर्डर्स यानी CDR खंगालना शुरू किया, जिसमें 2 ऐसे संदिग्ध नंबर पाए गए जिनमें सोनम लगातार कांटेक्ट में थी। एक नंबर इंदौर का था और दूसरा यूपी का। इस तरह सोनम के मोबाइल नंबर की CDR अपराधियों तक पहुंचने और इस केस की गुत्थी सुलझाने में मील का पत्थर साबित हुई। अब मेघालय पुलिस इंदौर व यूपी पुलिस को इस बात की सूचना देती है। इस तरह इंदौर व यूपी पुलिस एक साथ मिलकर छानबीन शुरू कर देती है। मोबाइल नंबर ट्रैक करते हुए अपराधियों की लोकेशन का पता चलता है, जिसके चलते राज कुशवाहा सहित 3 किलर को हिरासत में ले लिया जाता है। सोशल मीडिया में लगातार वायरल हो रही राजा रघुवंशी की हत्या, सोनम रघुवंशी के लापता होने और 4 पुरुषों का नाम इस केस से निकलकर आने लगा। इसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस बात की भनक जब सोनम को लगती है तो उसे यह डर सताने लगा कि उसके साथी अब ज्यादा दिन पुलिस की गिरफ्त से बच नहीं पाएंगे। अंततः 8 जून की करीब रात 1 बजे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के एक ढाबा पर एक लड़की पूरी तरह घबराई हुई, थकी हुई हालत में पहुंची। उसके काली टी-शर्ट और लोअर पहन कर रखा था, बाल अस्त व्यस्त थे, चेहरा पीला व थका हुआ था, मानो वह कई रातों से सोई न हो और डर से अब भी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि सोनम रघुवंशी थी, जो अब आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर हो चुकी थी। यहीं से पुलिस उसे हिरासत में लेती है और आगे उसे बाकी अपराधियों के साथ मेघालय पुलिस को सौंप देती है। गिरफ्तारी के तुरंत बाद इन सभी आरोपियों को मेघालय लाया गया। SIT की टीम ने अलग अलग रिमांड पर लेकर सभी से गहन पूछताछ की। पूछताछ के दौरान हर आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया और यह भी साफ हो गया कि यह हत्या किसी एक का फैसला नहीं था, बल्कि यह सभी के बीच महीनों पहले बनाई गई एक सोची समझी साजिश थी। पूछताछ में जो खुलासा हुआ उसने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी और पुलिस भी हैरान रह गई कि शुरुआती पूछताछ में सोनम ने सच छुपाने की हर मुमकिन कोशिश की, बार बार बयान बदले, झूठी कहानियां कही और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। लेकिन सख्त सवालों और सबूतों की मार के आगे उसका झूठ ज्यादा देर तक टिक ना सका। धीरे धीरे परतें खुलने लगी और सच खुद ब खुद बाहर आने लगा। सोनम रघुवंशी ने जो कहानी पुलिस के सामने बयां की वह किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं थी। पुलिस ने चारों आरोपियों के पास से वह मोबाइल फोन, बातचीत के कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन डिटेल्स और
ट्रांजैक्शन के सबूत बरामद किए जो हत्या की प्लानिंग में सोनम और राज कुशवाहा के सीधे जुड़ाव को साबित करते हैं। इसके बाद पांचों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। लेकिन यहाँ सोचने वाली असली बात यह है कि अगर सब कुछ पहले से तय था तो सोनम ने राजा से शादी ही क्यों की? उसके पास ऑप्शन था। वो चाहती तो अपने प्रेमी के साथ पहले ही भाग सकती थी। सच में यह बात हैरान करती है कि आज की युवा पीढ़ी किस तरह की सोच रखती है। जिससे आप प्यार करते हो अगर आपको नहीं मिलता तो आप उस इंसान की जान लेते हैं जिसका आपसे कोई लेना देना ही नहीं था। और जो लड़कियां इतनी ही दबंग होती है कि शादी के बाद अपने प्रेमी के लिए अपने पति का कत्ल करवा देती है, वही लड़की शादी से पहले इतना साहस क्यों नहीं दिखाती कि शादी से पहले वह क्यों नहीं करती कि मुझे कोई और पसंद है और उसी से शादी करूंगी। मतलब माँ बाप के सामने आप इतना बेबस दिखाते हैं कि मजबूरी में शादी कर लेती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इतना जहर पल रहा होता है कि एक मासूम आदमी को मारने में भी आपको दया नहीं आती है, जिसका कोई कसूर ही नहीं था। इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको सावधान करना है। लालच, हवस और इस कदर हावी होता जा रहा है कि ये लोग अपने मकसद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। इस केस के बारे में आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।